ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। तो देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो स्टूडेंट जैसे कि आज पहली बार आज की क्लास में है, उन्होंने हमारी पहले की कोई भी हिस्ट्री की क्लास नहीं ली है, तो इससे पहले मैं हिस्ट्री के यूरोपियन कंपनी का आगमन, अंग्रेजों की भारत विजय, अंग्रेजों की बंगाल में विजय, बैटल ऑफ वेदरा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवास वगैरह वगैरह एंड बैटल ऑफ सवाली, बैटल ऑफ कोचीन, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप लोग वहां से भी चीजों को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो उन क्लासों को भी आप लोग, हमारी पुरानी जो हिस्ट्री क्लास है मैंने इसी चैनल के ऊपर, हमारे इसी चैनल के ऊपर मैंने छोड़ रखी है, आप लोग वहां पर भी एक तरह से जाके इन चीजों को कवर करना और उसके बाद इस टॉपिक को आप लोग पढ़ना, ठीक है। तो देखिएगा जी, देखिएगा, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, यहां पर समझने की कोशिश करना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो पहले तो हमें सारी चीजें याद होनी चाहिए, बड़ा टॉपिक है, ध्यान रहे। और इस टॉपिक को हम अपनी क्लास के कुछ चरण बनाएंगे, हम इस क्लास के 3-4 चरणों में इस पूरे आधुनिक भारत के इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, इस पूरे टॉपिक को, ठीक है। तो बड़ा टॉपिक है, पूरा का पूरा आधुनिक भारत 1947 तक के समय का संवैधानिक विकास आप लोग समझ पाओगे बड़ी आसानी से, बड़े आसान तरीके से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि आप लोग समझ रहे होगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ना, इसकी स्थापना कब की गई। देखो पहला तो क्वेश्चन आता है इसकी स्थापना का, तो कई लोग आंसर देते हैं 1600, तो भाई साहब इसका आंसर 1600 बिल्कुल गलत आएगा, आंसर इसका 1600 नहीं आएगा। इस कंपनी की स्थापना सितंबर सन 1599 ईस्वी में की गई थी, यानी 1599 के अंदर इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया जा रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जा रहा है सन 1599 ईस्वी के अंदर। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जा रहा था, उस समय देखो शुरुआत का बैकग्राउंड आपको याद होना चाहिए। तो उस समय इंग्लैंड की एक रानी हुआ करती थी, जो थी महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ का नाम आप लोग खूब जानते होंगे, आपने इतिहास में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, महारानी एलिजाबेथ। लेकिन आज के तारीख में भी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ही है, लेकिन वो एलिजाबेथ द्वितीय यानी एलिजाबेथ सेकंड है। तो जो ये है ना, ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम है, ध्यान रहे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, तो 1599 में इसकी स्थापना के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी, महारानी एलिजाबेथ। ये मैं ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे आपको पीछे वाली क्लासों में पूरा ईस्ट इंडिया पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए बार बार बोल रहा हूं। कुछ इतिहास के जो शुरुआत की चीज है, यूरोपियन कंपनी की जो एंट्री का पॉइंट है, वहां पर आप जानना, हमारी इस वीडियो को देखना। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा डाटा मैंने आपको पढ़ा रखा है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, संवैधानिक विकास के लिए हम इस ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1599 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में की गई थी, तो इस कंपनी को, ठीक है, स्थापित कब किया गया था भाई साहब, 1599 में। लेकिन कंपनी को एकाधिकार कब मिल रहा है, ठीक है, कि जाओ और 15 साल तक पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करो। तो कंपनी को जो एकाधिकार है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकाधिकार है, वो इनको एकाधिकार मिला था 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। तो आप लोग ये चीजें समझ के रखना, एकाधिकार मिल रहा है 31 दिसंबर 1600 को, और कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है 1599 में। तो मैंने जो चीजें बताई है वो आप लोग समझने की कोशिश करना। कई लोग स्थापना की डेट अगर एग्जामिनर पूछते हैं, या मान लो कोई भी पूछे, तो स्थापना में ज्यादातर लोग 1600 दे देते हैं, लेकिन स्थापित 1599 में हुई थी और एकाधिकार इनको 1600 में मिल रहा है। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके बारे में तो आप लोग सभी समझते होंगे, ये चीजें हम वैसे भी कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा मैंने डिटेल दिया। अब आप एक और चीज देखोगे, तो जो हमारे देश में इन ब्रिटिश लोगों का, जो ये अंग्रेज लोग है, ठीक है, थोड़ा सा समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रहे। कई क्वेश्चन आपके यहां पे क्लियर हो गए इस टॉपिक में, और बड़ा टॉपिक है, तो कई चरणों में इस टॉपिक को हम लोग लेके चलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, नोटबुक पेन अपने पास रखना, चीजों को लिखते रहना, चीजों को समझते रहना। कोई भी डाउट हो तो, लॉजिकल क्वेश्चन हो तो पुट करते रहना, आंसर आपको मिलता रहेगा, नॉलेज आपकी बनती रहेगी, एग्जाम में आपके पास स्टार रहेगा, ठीक है। तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी थोड़ी सी डिटेल मैंने यहां पे दी थी, पूरा डिटेल मैंने पिछले क्लासों में भी आपको बता रखा है। आप लोग महसूस करना, उस वीडियो को अपने दिमाग में लेके आना कि मैंने क्या क्या चीजें बताई थी।
अब हम यहां पे क्या कह रहे हैं, जो ब्रिटिश है इनका भारत पर नियंत्रण कब हो रहा है, अंग्रेजों का हमारे हिंदुस्तान की धरती पर, हमारे हिंदुस्तान की धरती पर नियंत्रण कब हो रहा है, तो वो नियंत्रण हो रहा है बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी युद्ध के बाद। और प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून सन 1757 ईस्वी को बैटल ऑफ प्लासी भारत में लड़ा गया था। बैटल ऑफ प्लासी बंगाल के अंदर, ये चीजें भी वैसे हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो नियंत्रण हो रहा है इनका, नियंत्रण कब हो रहा है इनका, बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 में, ठीक है। और आप देखोगे इस 1757 के 100 साल बाद तक, यानी कि 1857 ईस्वी तक, सन 1857 ईस्वी तक इन लोगों ने हिंदुस्तान पर किस तरीके से एक तरह से बदतमीजी की है और किस तरीके से राज किया है, और हिंदुस्तान को इन 100 साल के अंदर इन अंग्रेजों ने कैसे लूटा है, एक तो वो चीज हम पढ़ेंगे और फिर इनके कानून कायदे भी उस समय के हम लोगों ने याद करना है। यानी कि 1757 गुलाम भारत जब बनता है उसके बाद और 1857 से पहले ये जो 100 साल है ना, ये अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की धरती पर पूरी तरह तबाही मचाई थी, और जो इन्होंने किया वही चीजें हम लोग अभी पढ़ने वाले होंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग इनको समझ रहे होंगे। कुछ चीजें मैंने आपके सामने यहां पर बताई है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। और 1757 के बाद हिंदुस्तान पर ये बखूबी नियंत्रण करते हैं 1757 में, ठीक है। और आप लोग ये भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा 1770 ईस्वी के अंदर, देखो बैटल ऑफ प्लासी कहां पर हुआ था, बंगाल के अंदर। और 1770 ईस्वी का अगर आप समय देखोगे, सन 1770 ईस्वी का आप समय देखोगे ना, तो इस समय एक भयंकर अकाल भी पड़ा था बंगाल की धरती पर, बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें काफी लोग का जीवन बिल्कुल ही बिल्कुल बर्बाद हो गया था। यानी जितनी बंगाल की जनसंख्या थी ना, तो उस जनसंख्या का 1/3 लोग, देखो ये बैकग्राउंड समझ लेना, इन पर ही सारी चीजें आगे हम लोग कवर करेंगे। 1/3 लोगों की यहां पर मृत्यु हो गई थी, यानी 1/3 लोगों की यहां पर डेथ हो गई थी। तो कितना कहर बरपाया था अंग्रेजों ने देश पर नियंत्रण करने के बाद, यानी बुरी तरह इन लोगों ने हिंदुस्तान को लूटा और लूट लूट कर अपना इंग्लैंड में अपना सारा का सारा धन जमा किया। और फिर क्या हुआ, वही चीजें आज का इतिहास। तो मैं कह रहा हूं आराम से एक तरह से चीजों को समझना, बिल्कुल फ्री होकर चीजों को समझना, अच्छी तरह समझना, ईमानदारी से समझना, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो पाएगी। तो अभी चीजें हमने ये आपको बताई, आप लोग समझ गए होंगे। यानी 1757 में देश गुलाम बनता है, उसके कुछ साल बाद बंगाल में एक भयंकर अकाल भी पड़ता है, ठीक है। अकाल के दौरान बंगाल के लगभग 1/3 लोगों की यहां पर डेथ भी हो जाती है और पूरी तरह बुरा हाल हिंदुस्तान का हो जाता है इस समय। अब उसके बाद क्या होता है, अब देखो जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी मैं बात कर रहा था। अब जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ये जब बनी थी ना, तो हिंदुस्तान में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये व्यापार करने आ रही है भाई, ठीक है, भारत में ये व्यापार करने आ रही है। अब जो ये कंपनी भारत में आई व्यापार करने, समझना चीजों को, जब ये कंपनी भारत में व्यापार करने आई तो देखो ये इंग्लैंड से आ रही है, यानी कि ये कंपनी कहां से आ रही है, ब्रिटेन से आ रही है। समझ रहे हो ना क्या लिख रहा हूं, ये ब्रिटेन से आ रही है। और व्यापार कहां पर कर रही है भाई साहब, ये व्यापार कर रही है हमारे हिंदुस्तान में, भारत के अंदर ये व्यापार कर रही है, ठीक है, ठीक है, ये भारत में व्यापार कर रही है। अब हुआ क्या इसके अंदर, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ये शुरुआत कहां से हुआ था संवैधानिक विकास, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सभी जानते हैं। अब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों भारत में आया, भाई आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया होगा सीधे सीधा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ये इस समय आया है ना, इसमें ये काम हुए, ये इसके नुकसान थे, ये इसके फायदे थे। लेकिन आप इसका ये भी तो ध्यान रखो ना कि ये एक्ट लाना क्यों अनिवार्य पड़ा, यानी कारण क्या था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्यों लेके आए, इसके पीछे कारण क्या था, रीजन क्या था, क्या उद्देश्य था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का हिंदुस्तान में लाने का, इसके पीछे रीजन क्या था। और वही रीजन मैं उसको एक बैकग्राउंड के रूप में आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको ओनली 2 मिनट में चुटकियों में याद हो जाएगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, अन्यथा आप लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के रट्टे मारोगे, ये हुआ वो हुआ फलाना धिकड़ा, जो भी फालतू चीजों को समझ के करोगे ना, आराम से क्लियर होती आएगी। तो देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत में व्यापार कर रही है,
ठीक है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी, ये हिंदुस्तान में भी इसके कर्मचारी है और इसके इंग्लैंड में भी कर्मचारी है, ठीक है। यानी इनका प्रशासन दोनों जगह चल रहा है। भाई समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? एक सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेसमैन उठाओ आप लोग, कोई भी हिंदुस्तान का बिजनेसमैन या कोई भी वर्ल्ड का बिजनेसमैन उठाओ, जैसे कि मान लो हिंदुस्तान का एक तरह से रतन टाटा का मैं नाम ले लेता हूं। अब रतन टाटा भारतीय व्यापारी है, तो रतन टाटा का जो कंपनी है वो भारत में भी है और रतन टाटा जी की कंपनी एक विदेश में भी चल रही है, अन्य देशों में भी चल रही है। तो रतन टाटा के टाटा ग्रुप जो है वो उसके कर्मचारी इंडिया में भी एक तरह से उनके कर्मचारी है और इंडिया से बाहर भी उनके कर्मचारी है। ऐसे ही क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके कर्मचारी, ठीक है, कुछ कर्मचारी इसके हमारे हिंदुस्तान में भी एक तरह से थे और कुछ कर्मचारी इसके ब्रिटेन में भी थे। ये चीजें मैं आपको एक तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ब्रिटेन में जो थे वो तो क्या कहलाएंगे, गृह सरकार, ठीक है। और भारत में जो ये कंपनी एक तरह से व्यापार कर रही है, तो भारत में किसके, ब्रिटेन में तो जो कंपनी के कर्मचारी वो तो किसके अंडर में है, वो ब्रिटेन की गृह सरकार के अंडर में है, वो ब्रिटेन की गृह सरकार के अंडर में है। चीजें को समझना, जो ब्रिटेन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी है वो तो किसके अंडर में काम कर रहे हैं, वो ब्रिटेन की गृह सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं। और जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, हिंदुस्तान के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी है वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं, यानी किसकी देखरेख में, आप लोग जानते होंगे गवर्नर जनरल हो गया है ना, बाद में एक तरह से इनको वाइसराय के पद के रूप में भी जाना गया। ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि क्या गवर्नर जनरल थे और क्या एक तरह से वाइसराय थे, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। यानी इंडिया में कौन है, गवर्नर जनरल, वाइसराय, और ब्रिटेन में क्या है, इनकी ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की गवर्नमेंट। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से हिंदुस्तान में एंट्री कर रही है, तो उसके कर्मचारी भारत में भी है जिनको एक तरह से गवर्नर जनरल और वाइसराय की देखरेख में काम करना पड़ रहा है। और इंग्लैंड में जो इस कंपनी के कर्मचारी है उनका तो सीधा देखरेख ब्रिटेन की गृह सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब हुआ क्या, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, वो चीजें मैं बता रहा हूं। तो हुआ क्या, तो जो इंडिया के कर्मचारी थे, दिख रहा होगा शायद आपको यहां पे, तो देखो जो इंडिया के कर्मचारी थे ना, जो भारत के अंदर जो कर्मचारी थे, उन्होंने भाई साहब इतना लूटपाट किया, इतना ज्यादा लूटपाट किया कि बिल्कुल ही बिल्कुल देश के किसान परिवारों को निचोड़ डाला, हिंदुस्तान के आम इंसानों को बिल्कुल बुरी तरह एक तरह से खराब कर डाला। यानी कि एक तो अकाल पड़ चुका था और उस अकाल के दौरान भी बिल्कुल हालत देश के वासियों की बिल्कुल ही बिल्कुल खस्ता हाल इन लोगों ने कर डाली थी, अंग्रेजों ने कर डाली थी। यानी जो ये इंडिया के कर्मचारी थे, ये इंडिया से माल लूट लूट कर एक कर्मचारी ये कहां पर एक तरह से चले जाते, ये ब्रिटेन के अंदर चले जाते और ब्रिटेन में इनका बड़ा सम्मान होता था, बड़ी एक तरह से अच्छी दृष्टि से इनको देखा जाता था। और मैं आपको बताऊं, ब्रिटेन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी है ना, ब्रिटेन के अंदर इनको पता क्या कहा जाता था, ब्रिटेन के अंदर इनको कहा जाता था नवाब। यानी कि ये तो भाई नवाब है, ये तो नवाब है जो हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से काम करके आ रहे हैं। यानी जो आम कर्मचारी भी था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो भी इतना धनवान बन गया हिंदुस्तान को लूट लूट कर कि वो जैसे इंग्लैंड जाता तो बड़ी शानो शौकत तरीके से इंग्लैंड में जिंदगी जीता और उसके आसपास के जो उसके पड़ोसी है, गांव वाले, यारे प्यारे दोस्त थे, उसको देखकर कहते कि ये तो भाई नवाब है। यानी वो नवाब बन गए। तो इससे क्या हुआ, जो एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके कर्मचारी तो क्या होने लगे, देखो भारत में धीरे धीरे कैसे कैसे क्या घटना हो रही है। जो कर्मचारी थे ना, वो तो धीरे धीरे क्या होने लगे भाई साहब, वो तो धीरे धीरे अमीर होने लगे। कर्मचारी तो एक तरह से पावर बन गए, कर्मचारी तो नवाब कहलाने लगे, कर्मचारी ने तो बिल्कुल कंपनी को माध्यम बना के देश को लूट डाला। तो कर्मचारी तो बिल्कुल ही बिल्कुल एक तरह से पावर होते गए, अमीर होते गए। और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो बिल्कुल गरीब होती गई। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे वो तो अमीर बनते गए धीरे धीरे, और जो कंपनी थी ना, वो कंपनी एक तरह से डाउन होती आई धीरे धीरे। यानी कि बैलेंस बिल्कुल हो गया यहां पर एक तरह से खराब।
अब जैसे ही कंपनी की हालत खराब होगी, कंपनी बिल्कुल लुटने लगी, तो कंपनी एक तरह से ऋण लेने के कगार पर आ गई, लोन लेने के कगार पर आ गई। अपनी स्थिति को सही करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन लेने की मांग की, ऋण लेने की मांग की। और ऋण किससे लेने की मांग की? ऋण लेने की मांग की थी गृह सरकार से, ब्रिटेन की गृह सरकार से। और ब्रिटेन की गृह सरकार के पास जब मैसेज पहुंचा कि कंपनी की हालत डगमगा गई है, कंपनी बिल्कुल एक तरह से डाउन होती आ रही है, कंपनी को पैसे की जरूरत है और कंपनी को पैसा दिया जाए, कंपनी को रुपए दिया जाए, कंपनी को ऋण दिया जाए। जैसे ही यह बात ब्रिटेन सरकार के कानों में पहुंची ना, तो ब्रिटेन सरकार के होश उड़ गए कि ऐसे कैसे क्या हो गया, कंपनी तो डाउन हो चुकी है और जो इसके अंदर काम करने वाले मसीहा लोग हैं उन्होंने तो महल, कोठी, गाड़ी, बंगले एक तरह से ठोक लिए, ये सब कर लिए। तो कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है भाई। कर्मचारी इतने पावर बन गए, कंपनी डाउन आ रही है, कंपनी कह रही है हमसे कि हमें लोन चाहिए, हमें ऋण चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो कंपनी में गड़बड़ हो रही होगी। तो जो ब्रिटेन सरकार है ना, इस ब्रिटेन सरकार ने कंपनी के अंदर जांच करवाई कि जांच करो कि ऐसी क्या घटना हो रही है, ये कैसे कैसे शासन कर रही है, ये कैसे व्यापार कर रही है, कैसे प्रशासन कर रही है। तो इनको अब क्या करेंगे, हम अच्छी तरह रेगुलेट करेंगे कंपनी को, यानी कंपनी के ऊपर जांच बैठा दी ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटेन सरकार ने, कि ऐसा कैसे हो गया। और जो जांच बैठाने के लिए जो ब्रिटेन सरकार ने ये यहां पर सोचा ना कि हमें इस कंपनी को रेगुलेट करना पड़ेगा, इस कंपनी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कर्मचारी अमीर बन रहे हैं और कंपनी डाउन होती आ रही है, जो हमसे ऋण मांगने की नौबत एक तरह से आ चुकी है, तो इस कंपनी की हम लोग जांच करवाएंगे, इसको हम अच्छी तरह रेगुलेट करेंगे। और कंपनी की जांच करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ही साहब हिंदुस्तान में आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यानी रेगुलेटिंग एक्ट की क्या कहानी है, मैं आपसे वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया तो क्यों आया। सीधा रट्टा मत मारना चीजों में, एक बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने बताई है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, एक कानून बनाया, एक एक्ट बनाया और उसी को कहा गया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या एक तरह से किया गया था, क्या क्या इसके अंदर किया गया था, वो ही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे ही हम इसके एक्ट पढ़ेंगे। कंपनीज ने ब्रिटेन सरकार से 10 पाउंड, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है, मैं बता रहा हूं 10 लाख पाउंड, यानी 10 लाख पाउंड उस समय की बात कर रहा हूं मैं। कंपनी ने ब्रिटेन सरकार से यह कहा कि जी हमें ना 10 लाख पाउंड का लोन दे दो, अन्यथा कंपनी डूब जाएगी। ब्रिटेन सरकार का तुरंत दिमाग खराब हो गया, ऐसे कैसे डूब जाएंगी, तुम्हारे कर्मचारी तो नवाब कहला रहे हैं और तुम कंपनी को डुबाने की बात कर रहे हो। तो ब्रिटेन सरकार का जैसे दिमाग खराब होता है और ब्रिटेन सरकार तुरंत एक्शन में आती है, तुरंत जांच बैठाती है और तुरंत कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पास करती है। और उसी एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया सन 1773 का, ठीक है। समझ जाओगे ये क्या कह रहा हूं मैं, आप लोग समझ गए होगे। क्रिकर आईएनडी आप लोग क्या कह रहे हो, एक बार आप लोग अच्छे से बताना क्या आप पूछ रहे हो या क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने अभी आपको जो बताई है, मैं आशा करता हूं ये इसका जो बैकग्राउंड है ना कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया भारत के अंदर, क्या कारण था इसके पीछे, वो मैंने थोड़ा सा डिटेल आपको यहां पर एक तरह से बताया है। तो अब हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहां से हम लोग चीजों को शुरू करेंगे और हम 1947 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल क्रिकर आईएनडी पहली बार अगर आप ये चीजें सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ऐसी सारा हिस्ट्री आपको ऐसी कवर करवाई जाएगी, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आपने कभी चीजें नहीं सुनी हो तो यहां पर एक तरह से हमारा मेन मकसद होता है कि स्टूडेंटों को यहां पर एक तरह से पूरी नॉलेज दी जाए, पूरे डिटेल से बताया जाए, जिससे वो कभी एग्जाम में मार ना खाए। तो सारी चीजें यहां पर मिलेंगी आपको, इसलिए बार बार हम कहते हैं कि ईमानदारी से पढ़ोगे, तरीके से पढ़ोगे तो सारी चीजें सामने आएगी, सारी चीजें समझ में आएगी। तो अच्छे से पढ़ते रहना आप लोग सभी। तो अब हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। तो
कारण क्या था, देखो मैंने थोड़ा बैकग्राउंड में क्या बताया, कारण बताया, सीधा रट्टा मत मारो कि रेगुलेटिंग एक्ट ये वो वगैरह, नो, ठीक है, बिल्कुल गलत है ऐसे रट्टा मारना। तो ये चीजें आप लोग समझना। अब मैं इन चीजों को यहां पे खत्म कर रहा हूं, ठीक है, यहां से मैं इनको समाप्त कर देता हूं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इनके कानून के बारे में, है ना। देखो टॉपिक मैं यहां पर देखो आपकी क्या क्या चीजें क्लियर होगी। ये हिस्ट्री के टॉपिक में आपको एक तो आधुनिक भारत के बहुत से क्वेश्चन यहां पर क्लियर होंगे, पॉलिटी के भी क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे, मॉडर्न इंडियन जो मॉडर्न इतिहास है, आधुनिक भारत है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके भी यहां पर क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो इस टॉपिक को हम 4-5 चरणों में या 3-4 चरणों में लेके आए हैं और इसमें आपकी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी और फिर इसके क्वेश्चन सीरीज भी मैं लेकर आऊंगा और फिर आप महसूस करोगे कि ये टॉपिक आपको कितना अहमियत रखता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक का आंसर आप दोगे, इस टॉपिक का भी और इससे पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से वो भी आप लोग दोगे, बहुत क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। तो जो पहला हमारा जो पॉइंट है, जो पहला हमारा पॉइंट है वो हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 भाई साहब, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773। कई बार तो सिंपल पेपरों में तो क्वेश्चन यहां तक आ जाता है कि जे रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773 में आया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में आया, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूरा क्वेश्चन पूछा करो, पूरी लाइन लिखा करो, उसका मैं अगर आपके कमेंट को सीन कर पाऊंगा तो आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। जैसे कोई आधा अधूरा क्वेश्चन लिखता है कब बनी थी, जैसे सोनू यादव पूछ रहा है, तो किसकी बात पूछ रहे हो भाई सोनू यादव, आप लोग एक बार बता देना, उसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा अब ये चीजें हम लोग यहां पर कवर कर रहे थे, ये चीजें आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, है ना। ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलना, इसको कभी सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी मत बोलना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच की भी थी, ब्रिटिश भी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी सुना होगा आपने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आपने सुना होगा। तो हम अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे थे और हम अंग्रेजों के द्वारा संवैधानिक विकास को पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ने वाले होंगे। और इसके बाद हमने बात की थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। तो अब हम इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए होगे यहां तक। तो आइए शुरू करते हैं हम इस चीज को आगे कैसे क्या इसमें होता है। देखो बात को समझना भाई, बात क्या बताई मैंने, चाहो तो नोट्स भी आप लोग अपने बना सकते हो। मैंने क्या बताया कि रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन सरकार एक एक्ट पास करती है 1773 में, जिसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो जो भी प्रॉब्लम थी कंपनी के अंदर, जो भी भ्रष्टाचार था कंपनी में, जो भी कंपनी के कर्मचारी भ्रष्टाचार फैला रहे थे, कंपनी की हालत खराब कर रहे थे, अपने घरों को भरने लग रहे थे और कंपनी की हालत को बिल्कुल खस्ता हाल कर रहे थे, कंपनी को बर्बाद करने में लगे हुए थे, तो ये सारी जांच बैठाने के लिए, सब रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट भारत में आ रहा है, समझ जाओगे। अब मैं क्या कह रहा हूं, तो भाई ये जो कुछ प्रॉब्लम थी उसमें सुधार करेंगी गृह सरकार, ब्रिटेन सरकार। तो चेंजमेंट क्या आया, क्या क्या चेंज किया गया, कहां कहां पर। एक तो चेंज कहां पे होगा, इंग्लैंड में, ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड में चेंज होगा, और एक चेंज होगा हमारे भारत में। भाई समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुआ था उसमें क्या चेंजमेंट हुआ कंपनी के अंदर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारत में भी और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी कहां पे है, ब्रिटेन के अंदर भी, समझ जाओगे। वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर थे, पुनीत यादव, जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई साहब, वेट करो, एडवांस में जाने की कोशिश मत करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लाइव क्लास पूरी खत्म होने के बाद आप खुद महसूस करोगे, जो भी आपके क्वेश्चन दिमाग में आएगा आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें क्लियर करवा रहा हूं। लेकिन अभी चलने तो दो, आगे सारी चीजें क्लियर तो करने दो, आप एडवांस भी ना ज्यादा एक स्कोर कर रहे हो, ठीक है। तो सब कुछ बताया जाएगा, मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कौन कौन सी चीज यहां से निकलती, सारी चीज बताई जाएंगी। आप बस यहां पर समझते रहो, ठीक है, आप बस यहां पर समझते रहो चीजों को। तो देखो क्या कह रहा हूं मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारत में भी है और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी इंग्लैंड में भी है,
इंग्लैंड के अंदर गृह सरकार के अंडर में और भारत में वाइसराय, गवर्नर वगैरह आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह बखूबी तरीके से। ठीक है, भारत के जो कर्मचारी इंडिया से लूट लूट कर भारत को इंग्लैंड में जाकर अपने आप को नवाब कहला रहे थे, अपने आप को एक तरह से अच्छा महसूस कर रहे थे। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज का मतलब क्या क्या बातें करेंगे हम। एक तो भारत में चेंज क्या हो रहा है और एक इंग्लैंड में चेंज क्या हुआ। चीजों को समझना, देखो भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, समझना, दिमाग से समझना। चेंजमेंट क्या हो रहा है? भारत की धरती पर रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद क्या चेंज हुआ और ब्रिटेन में एक तरह से क्या चेंज हुआ। तो देखो पहला चेंज, पहले बात कर लेते इंग्लैंड की। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, समझना, सीओडी बार बार यूज होगा तो इसको मैं सीओडी लिखूंगा, तो इसका पूरा नाम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये होता क्या है? पहले तो आप छोटी सी चीज वो समझ लो। जैसे जो कंपनी थी ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड से आई थी, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को संभालने वाला कौन था? जो संभालने वाला था ना, वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसके अंडर में शेयर वगैरह कंपनी के बेचे जाते थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ऊपर क्या थी? ब्रिटेन सरकार। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन एक तरह से जो पद हुआ करता था इंग्लैंड में, वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मैंने यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लिखा है, अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैंने लिखा है, ये ध्यान रखना। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ऊपर हुआ करती थी इंग्लैंड की सरकार। तो पहला तो क्या हुआ? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ना, जिसके द्वारा कंपनी को संभाला जाता था इंग्लैंड के अंदर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो इसका जो कार्यकाल है, इसका जो कार्यकाल है भाई साहब, यानी रेगुलेटिंग एक्ट का पहला क्या फायदा, क्या नियम निकल रहा है? तो इसका जो कार्यकाल है ना, वो हुआ करता था 1 वर्ष पहले। तो एक्ट आने से पहले इसका कार्यकाल हुआ करता था 1 वर्ष, और एक्ट आने के बाद इसका कार्यकाल हो गया भाई साहब 4 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया कितना? अब ये इसका कार्यकाल हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल हो गया 4 वर्ष। तो रेगुलेटिंग एक्ट का पहला मैंने क्या बताया पॉइंट, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा के 4 वर्ष कर दिया गया। एक तो ये चेंज किया गया इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, यानी सीओडी, यानी शॉर्ट में मैंने पूछा है सीओडी। अब दूसरा क्या होता था? दूसरा पॉइंट समझना, शायद पहला पॉइंट समझ गए होगे, समझते चलना चीजों को। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वन लाइनर क्वेश्चन तो है नहीं, पूरा टॉपिक बनेगा, पूरी डिटेल बनेगी, क्योंकि इतिहास है तो कवर पूरा तरीके से आप लोग इसको करना, तो ही सारी चीजें आप लोग आराम से कवर कर पाओगे। आधी अधूरी चीजें पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो नुकसान आपको देगी आने वाले दिनों में। तो अब मैंने क्या कहा, पहला पॉइंट हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। सिंपल सी बात है, क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना, इसके अंदर सिंपल सी लाइन याद करनी है। दूसरा, पत्र व्यवहार, मैं छोटा सा हेडिंग से समझा देता हूं। पत्र व्यवहार यहां पे लागू हुआ। अब ये पत्र व्यवहार क्या है? चीजें सारी ही समझाई जाएगी भाई साहब। पत्र व्यवहार लागू हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? पत्र व्यवहार लागू हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? जो भारत में, इधर मैं समझा देता हूं एक बार आपको, शायद दिख रहा होगा, जो भारत में गवर्नर जनरल थे, कंपनी भारत के अंदर कैसे कैसे व्यापार कर रही है, इंडिया के अंदर कंपनी कैसे राज कर रही है, इंडिया के अंदर कंपनी कैसे व्यापार कर रही है, तो ये सारी चीजें जो भी उनके नियम, अभी इंडिया में कंपनी ने इतना व्यापार किया है, यहां पे प्लांट लगाया, यहां पे ये काम किया, यहां पे वो काम किया, इतना मुनाफा हुआ, इतना घाटा हुआ, जो भारत में सारे सिस्टम हुआ करता था कंपनी का, तो क्या करते थे? कौन थे भारत में? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल क्या करते थे? ये सारी की सारी रिपोर्ट है ना, किसको पहुंचाते थे? सीओडी को पहुंचाते थे, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये सारी खबर देते थे। यानी इंडिया में कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, ये सारी की सारी रिपोर्ट किसके पास पहुंचती थी? सीओडी के पास। और सीओडी उस रिपोर्ट को पढ़कर कंपनी में एक तरह से नियम वगैरह अपने तरीके से बना देता था। यानी गवर्नर और सीओडी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो भी कंपनी भारत में व्यापार राज कर रही है, गवर्नर जनरल ने चिट्ठी भेजी कि भाई इस महीने में इतना मुनाफा हुआ है, और सीओडी के पास पहुंचा दिया। अब सीओडी ने उसको पढ़ लिया, उस चिट्ठी को पढ़ लिया, उस पत्र को पढ़ लिया, और एक तरह से मामला आपस में सुलटा लिया। यानी सरकार के पास तो खबर गई नहीं, और यही मामला सुलटाने वाला सिस्टम कहीं ना कहीं कंपनी में भ्रष्टाचार पैदा करके चला गया।
और फिर जैसी जांच बैठती है ब्रिटेन सरकार की, तो ब्रिटेन सरकार ने कहा, ब्रिटेन सरकार ने इन दोनों को आड़े हाथ लिया, सीओडी को भी और गवर्नर जनरल को, और ब्रिटेन सरकार ने यह चेंज कर दिया 1773 में कि भाई गवर्नर, जो तुम पत्र सीओडी को भेज रहे हो, और सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो पत्र तुम्हारे पास आ रहे हैं ना, वो पत्र तुम सरकार को भी एक पहुंचाओगे, उसकी एक कॉपी हमें भी पहुंचाओगे, हम भी तो देखे कैसे कैसे क्या हो रहा है भारत में, ये कैसे छोटे छोटे कर्मचारी नवाब बन गए। तो ये मैं बात कर रहा हूं। तो यानी क्या होने लगा, गवर्नर जनरल पत्र भेजेगा सीओडी के पास, और सीओडी उसी पत्र की एक कॉपी किसके पास पहुंचाएगा, ब्रिटेन सरकार के पास, और ब्रिटेन सरकार फिर जांच करेंगी कि हां भाई मामला सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ है। तो एक तो पत्र व्यवहार हुआ, तो इसका मतलब यही तो है, पत्र व्यवहार का मतलब यही है। तो ब्रिटेन में क्या चेंजमेंट हुआ भाई साहब, मैंने ब्रिटेन में चेंजमेंट बताया, ये 2 पॉइंट। तो ब्रिटेन का चेंजमेंट मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। अभी मैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा रहा हूं, बहुत बड़ा टॉपिक है, चरणों में पढ़ाऊंगा मैं, तो आज हमारे जितना एक्ट होगा मैं उतना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीजें समझ गए होंगे, यानी कभी इन फ्यूचर टाइम में आपको और बुकों से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने ये चीजें समझ ली और नोट्स यहां से बना लिए, हमेशा हमेशा याद हो जाएंगी चीजें। दूसरा पॉइंट देखो, ये 2 चेंजमेंट तो मैंने इंग्लैंड के अंदर बताया है, अब भारत में भी चेंजमेंट होगा। भारत में क्या चेंजमेंट हो रहा है भाई साहब, भारत में भी तो दिक्कत हो रही है ना, कंपनी तो भारत में भी लूट खसोट करके बैठी हुई है, भ्रष्टाचार फैला के बैठी हुई है, नवाब बना रही है छोटे छोटे कर्मचारी को। तो भारत में भी चेंजमेंट हुआ। तो देखो चीजें समझना, भारत में क्या चेंजमेंट हुआ। 3 प्रेसिडेंसी के बारे में आपने सुना होगा, 3 प्रेसिडेंसी, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी। अब कौन कौन सी थी 3 प्रेसिडेंसी, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, कौन कौन सी थी 3 प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी जैसे कि कौन कौन सी थी, एक तो हो जाएंगी भाई साहब बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और एक हो जाएंगी इसके अंदर मद्रास, ये मेन नाम आपने सुना होगा, और तीसरी कौन सी होगी, तीसरी हो जाएंगी भाई साहब इसमें कलकत्ता। तो ये 3 प्रेसिडेंसी मैंने बताई है, बिल्कुल ठीक है। तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं इसके अंदर, आप लोग इसको समझना। बंगाल, बॉम्बे एंड कोलकाता, तो तीनों प्रेसिडेंसी थी, और इन तीनों प्रेसिडेंसी के अंदर गवर्नर अलग अलग हुआ करते थे। मैं आपको यह बता रहा हूं पिक के माध्यम से। पहले तो 3 प्रेसिडेंसी देख लो, उस 1773 के समय हिंदुस्तान किस तरीके से था, पहले तो आप लोग ये समझो। अब उसमें आपने क्या समझना है, वो अब वापिस बोर्ड के ऊपर आना। जो 3 प्रेसिडेंसी थी, तो तीनों के अंदर गवर्नर अलग अलग हुआ करते थे। बंबई का गवर्नर भी अलग हुआ करता था, मद्रास का गवर्नर भी अलग हुआ करता था, और बंगाल का गवर्नर भी अलग हुआ करता था। या तो इसको कलकत्ता बोल सकते हो आप लोग, या इसको बंगाल भी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बंगाल तीनों, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, या कलकत्ता, बॉम्बे, बंगाल, है ना, कलकत्ता, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, जो भी आप उचित समझो वो आप वर्ड यूज कर सकते हो, उसमें कोई एक तरह से दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब हुआ क्या, हाँ वही चीजें बता रहा हूं। अब जो 3 देखो, 3 प्रेसिडेंसी तीनों अंग्रेजों के अधीन है, और तीनों के अंदर अलग अलग गवर्नर जनरल है। इन तीनों के अंदर अलग अलग गवर्नर थे। तो जो ये, और बंगाल के गवर्नर आपने खूब सुने हैं, बाकी मद्रास, बंबई के आपने सुने नहीं होंगे। क्यों नहीं सुने, कारण क्या है, अब मैं वो बता रहा हूं आपको। तो जो ये तीनों गवर्नर थे ना, इन तीनों गवर्नर में क्या सामंजस्य नहीं था। सामंजस्य नहीं था मतलब इन तीनों की नीति एक समान नहीं होती थी। बंबई का कहता कि मैं अपने आप में पावर हूं, मद्रास का कहता कि मैं अपने आप में पावर हूं, बंगाल का कहता कि नहीं मैं ही पावर हूं, कंपनी का सारा नियम मैं ही बनाऊंगा, मेरे अंडर में चलेगा, मैं ही रेगुलेट करूंगा। यानी तीनों में मैं वाला एक तरह से सिस्टम था। और ये भी कहीं ना कहीं कंपनी को लुटाने के कगार पर, ये भी इनकी सोच इस टाइप की यहां पे, यानी जो ऐसा सामंजस्य पैदा नहीं हो रहा है, सामंजस्य नहीं होगा तो भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा तो कंपनी लुटेंगी और कर्मचारी उठेंगे।
कंपनी लूटेंगी तो ब्रिटेन सरकार टेंशन में आएगी, और टेंशन में आएगी तो कुछ ना कुछ जांच करेंगी, और जांच करेंगी तो फिर नियम बनाएगी, और जो नियम बनाया वो रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया, जो हम अपने एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। समझ गए? तो मैं क्या कह रहा हूं, इन तीनों में सामंजस्य नहीं था, तीनों गवर्नर में। क्यों नहीं था? जैसे बंबई आपने देखा होगा, बंबई में मराठाओं का शासन था, मराठाओं का राज था, मराठा इंपॉर्टेंट, मराठा टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो कभी बंबई वाले मराठा से युद्ध करते तो बंगाल वाले एक तरह से टेंशन में आ जाते, यानी जैसे बंबई के गवर्नर मराठा से युद्ध करने की कोशिश करते कोई भी मामले में, तो बंगाल वाले इन मराठाओं से संधि करने लग जाते। यानी अंग्रेज है सारे, एक अंग्रेज तो मराठा से पंगा ले रहा है और एक अंग्रेज गवर्नर मराठाओं से समझौता कर रहा है, तो सामंजस्य सही नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार ने सोचा कि जो ये गवर्नर है ना, ये इनका सामंजस्य सेट किया जाए, कहीं ना कहीं इनकी प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो अब क्या कर दिया, जो बंगाल का गवर्नर था, देखो अब इधर समझना, जो बंगाल का गवर्नर था ना, बंगाल का गवर्नर, उसको यह कह दिया गया कि भाई आज के बाद तुम बंगाल के गवर्नर, आज के बाद तुम तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर होगे। समझ रहे हो ना? यानी कि तुम अलग अलग एक तरह से राज कर रहे हो। आज के बाद सर्वोच्च पावर किसके पास होगी? बंगाल के गवर्नर के पास होगी। अगर बंबई वाला गवर्नर कोई एक्शन लेना भी चाहेगा ना, तो भाई पहले 2-3 मिनट बंगाल के गवर्नर से जाके पूछ लो कि मैं ये करना चाहता हूं, करूं या ना करूं। अगर मद्रास के गवर्नर को कोई दिक्कत आई है तो सलाह मशवरा कर लो बंगाल के गवर्नर से, अपनी अपनी मत चलाओ। यानी कि एक मेन पावर किसको दे दी गई? बंगाल के गवर्नर को दे दी गई। अब तीनों के गवर्नर तो है अलग अलग, लेकिन मेन जो पावर है ना इन तीनों प्रेसिडेंसी की, वो बंगाल के गवर्नर के पास है। और इसी समय बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ये लाइनें खूब सुनी होगी, यानी तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो 1773 एक्ट के तहत बनाया गया। और इस समय कौन थे गवर्नर? इस समय वारेन हेस्टिंग्स नाम का गवर्नर था भाई साहब, वारेन हेस्टिंग्स नाम का इस समय गवर्नर था। अब एक तरह से ठीक है, ये ज्यादा मतलब ये जो तीनों प्रेसिडेंसी थी ना, वो मैंने आपको बात बता दी, चीजें आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि सिंपल सी बात क्या होगी, बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे ना, उनसे ये कहा गया कि भाई तुम अपने आंतरिक मामले में, अपना कोई भी आंतरिक मामला, तुम्हारा पर्सनल जो मैटर है ना, वो तो तुम खुद निपटा लो, लेकिन कोई भयंकर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाए इंडियन राजाओं से, या और भी कोई ऐसी स्थिति आ जाए बहुत ही भयंकर, तो भाई तुम बंगाल के गवर्नर से तुम सलाह ले लेना एक बार। यानी कि बंबई वाला गवर्नर मराठाओं से युद्ध करने भाग रहा है ना, तो तुरंत युद्ध करने मत जाओ भारतीय राजाओं से, पहले बंगाल के गवर्नर से पूछ लो कि ये करना उचित है या नहीं है, अनुचित है, ये समझो। हां कोई इमरजेंसी आ गई, मराठा वाले या मान लो कोई भारतीय राजा तुम्हारे ऊपर एक तरह से गलत तरीके से युद्ध करने आ गए, एकदम नाइट को युद्ध करने आ गए बिना सोचे समझे, तो तुम एक तरह से हमसे सलाह लेने आओगे तो इतने में तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो इमरजेंसी में तुम अपना काम कर सकते हो, आंतरिक मामले में अपना पर्सनल मैटर खुद सुलझा सकते हो, लेकिन कोई बड़ा एक तरह से मैटर हो, कोई युद्ध वाली स्थिति एक तरह से पनप रही हो और वहां पर समझौते की आवश्यकता हो, तो वहां पर सलाह मशवरा करना पड़ेगा बंगाल के गवर्नर जनरल से। समझ जाओगे? तो मैं आपको यह बता रहा हूं। तो इस समय क्या हुआ भारत में, तो क्या चेंजमेंट हुआ, इंग्लैंड में क्या हो रहा था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, वो मैंने बता दिया। इसका मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है भैया भाई आपके सामने, कि मैं ये कह रहा हूं कि तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इस समय कौन था? इस समय वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या हुआ? बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो ये गवर्नर घुमाते थे कई बार एग्जामिनर, लेकिन मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, अभी इसका पूरा भी सॉल्यूशन करूंगा कि आप इनको याद कैसे करोगे। तो एक तो भारत में हो रहा था, तो तीनों प्रेसिडेंसी वाली बात मैंने आपको समझा दी है, आप लोग ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो अभी आप लोग पूछ सकते हो। समझ रहे हो ना? ये मैंने आपको क्या कहा। अब देखो, अब एक चीज और हो रही है यहां पर, एक चीज यहां पर एक तरह से और हो रही है। तीनों बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसी है, तीनों बड़ी बड़ी। अब तीनों प्रेसिडेंसी का कार्यभार एक व्यक्ति पर सौंप दिया, और वो एक व्यक्ति कौन है? वो एक व्यक्ति बंगाल का गवर्नर जनरल है।
अब इतना कार्यभार का बर्डन आ गया इसके ऊपर, तो दिक्कत आने लगे। कैसे शासन संभालेगा, कैसे प्रशासन संभालेगा, कैसे देखरेख करेगा, कैसे बंगाल में राजनीति करेगा, कैसे क्या करेगा, जो भी चीज है, यानी इतना सारा एक तरह से कार्यभार अब एक इंसान पर आगा, तो भाई अकेला तो कर नहीं पाएगा। तो अब इसके लिए क्या किया, इसके लिए गवर्नर परिषद बनाई गई। मैं ये चीजें आप लोग समझ गए, मैं यहां से एक बार थोड़ा सा खत्म कर देता हूं, क्योंकि ये लिखकर मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ, जब बंगाल के गवर्नर जनरल पर इतना ज्यादा बर्डन आया ना, तो इसके लिए क्या किया, एक चार लोगों की एक काउंसिल बनी, यानी इसके साथ साथ गवर्नर जनरल का कार्य में उसको सलाह देने के लिए, कार्य प्रणाली में उनका साथ देने के लिए एक परिषद बनी, एक काउंसिल बनी, चार लोगों की काउंसिल बनी, जिसको कहा गया गवर्नर जनरल की परिषद, यानी गवर्नर जनरल की परिषद हम इसको बोल सकते हैं गवर्नर जनरल की परिषद। गवर्नर जनरल परिषद बनी, और कितने लोगों की परिषद बनी, चार लोगों की इसके अंदर एक परिषद बनाई गई। चार लोगों की इसके अंदर एक परिषद बनाई थी, गवर्नर जनरल की परिषद। ये चीजें मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। और चार लोग कौन से, अब चार लोगों में विद गवर्नर नहीं, चार लोग कौन से, यानी एक तो गवर्नर जनरल हो गया प्लस चार लोग अन्य, यानी 4+1 का रेशियो यहां पे। तो टोटल गवर्नर जनरल परिषद के अंदर कितने सदस्य थे, एग्जामिनर एसएससी वाले पूछ ले कि 1773 में जो गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई थी एक्ट के तहत, तो उसमें कुल कितने मेंबर थे, तो कुल मेंबर थे 5, जिनमें एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य मेंबर। तो टोटल बंदे 5 है विद गवर्नर, और वैसे गवर्नर के अलावा 4 लोग थे। अब ये गवर्नर जनरल परिषद क्या करेंगी, यानी जो तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बंगाल का बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को, तो इसके ऊपर इतना काम का बर्डन आ गया, तो काम आसानी से कर सके, बंगाल में आसानी से शासन कर सके, आसानी से प्रशासन चला सके, आसानी से राजनीति कर सके, आसानी से व्यापार कर सके, तो उसके लिए एक सुविधा लागू कर दी इनके लिए, और वो सुविधा हुई गवर्नर जनरल परिषद। ये चीजें मैंने आपको एक तरह से आसानी से बताई है। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर कोई भी निर्णय होगा, यानी भारत में कोई भी अब काम करना है, कोई भी युद्ध करना है, कोई भी व्यापार करना है, तो क्या होगा, इन 5 लोगों की सलाह ली जाती थी, यानी इन 5 लोगों की यहां पर वोटिंग होती थी। एक गवर्नर जो ऑर्डर दे देना वो काम नहीं होता था, यानी 5 लोग हैं, कोई भी अगर मान लो कुछ भी करना पड़ेगा तो 5 लोगों से पूछा जाएगा कि भाई ये करे या ना करे। अब 5 लोगों में अगर 3 लोगों ने कह दिया कि यस भाई ठीक है ये करो, और 2 लोगों ने मना कर दिया, तो भाई किसकी मानी जाएगी, जिसका ज्यादा वोट है उन 3 लोगों की बात को यहां पर एक तरह से माना जाएगा। समझ रहे हो, यानी वोटिंग वाला सिस्टम हो गया। ये नहीं कि गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी को बना दिया तो गवर्नर ही भगवान हो गया अपने आप में कि जो चाहेगा वो खुद करेगा, नहीं। एक परिषद बनी गई, और परिषद में 5 टोटल बंदे हैं, और उन 5 बंदों में अगर कोई भी शासन करना पड़ेगा भारत में, तो उन 5 में से सभी की सलाह ली जाएंगी, और जिसकी ज्यादा वोटिंग होगी वो ही बात मान्य होगी। चाहे गवर्नर 2 में शामिल हो, गवर्नर चाहे 2 मना करने में शामिल हो, लेकिन 3 अगर यस करने वाले हैं ना, तो तीनों की यस मानी जाएगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो भारत में चेंजमेंट क्या हो रहा है, भारत में चेंजमेंट, ये सारी चीजें मैंने आपको एक तरह से बताई है। आप लोग इसको आसानी से समझना, और साथ साथ नोट्स भी आप लोग अपने बनाते रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई चीजें क्लियर करवा देंगी ये चीजें आपकी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग आराम से समझ सकते हो, जो भी यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बातें मैं आपसे कर रहा हूं। अब इसके अंदर और क्या हुआ, इसके अंदर अगर हम और भी चीजें इसके अंदर समझने, देखो मैंने क्या कहा था, काउंसिल के 4 सदस्य थे। काउंसिल के कितने सदस्य थे, टोटल 4 सदस्य थे काउंसिल के। एक तो गवर्नर हो गया, गवर्नर कौन था इस समय, वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, बाकी इसके अंदर टोटल 4 और थे। तो एक का तो नाम था, लिख सकते हो आप लोग, कैल्विंग नाम का बंदा, ठीक है, इसके एक तरह से पिक मैंने नहीं लगाई आपसे, कैल्विंग नाम का, और एक दूसरे नाम का व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज मानसून से समझ लेना आप लोग, जॉर्ज मानसन। 4 गवर्नर जनरल के परिषद के मेंबर कौन कौन से वो बता रहा हूं मैं। एक था फिलिप फ्रांसिस नाम का व्यक्ति,
ठीक है, आप लोग लिखना अपने नोटबुक में, फिलिप फ्रांसिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो परिषद बनी थी उसके 4 मेंबर कौन कौन से थे वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, और एक था रिचर्ड बैरवेल नाम का व्यक्ति, रिचर्ड बैरवेल। ठीक है, रिचर्ड बैरवेल नाम का व्यक्ति। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आप एक बार समझ गए होगे। ठीक है, राम राम चंद्रहास जी। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, जो परिषद बनी थी, परिषद में कितने सदस्य थे भाई, हिस्ट्री है, बड़ा पॉइंट बनेगा, चीजें याद करना। मैं तुम्हें पूरे यूपीएससी प्रीलिम्स एनडीए सीडीएस लेवल तक का डाटा दे रहा हूं, और दिल्ली पुलिस में बैठे हो तो वहां पर तो बिल्कुल चीजें आपके सामने आ जाएंगी, आसान लगेंगी सारी चीजें, कुछ नहीं हार्ड होगा। ठीक है, तो हर एग्जाम के लेवल के तरीके से याद करना। तो जो परिषद है ना उसमें टोटल मैं बता रहा हूं 5 है विद गवर्नर। तो एक तो कौन हो गया, एक तो हो गया गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल भाई साहब यहां पर है वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन 4 जो बंदे थे वो थे अन्य, और उन 4 में कौन कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल कैल्विंग, एक तो ये था परिषद में। जॉर्ज मानसून, पढ़ते चलना इनको, नाम याद हो जाए तो, या संख्या याद कर लो, है ना, जाओ एनडीए सीडीएस में तो नाम याद कर लो, दिल्ली पुलिस लेवल तक तैयारी कर रहे हो तो वहां पर संख्या याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ मैं बता रहा हूं, जयसिंह देखना आप लोग। तो लेफ्टिनेंट जनरल कैल्विंग, जॉर्ज मानसन, फिलिप फ्रांसिस और रिचर्ड बैरवेल, ये 4 बंदे आप लोग याद कर लेना। अब जो फ्रांसिस नाम का व्यक्ति था ना, ये था भाई साहब गवर्नर जनरल का दुश्मन, विरोधी था ये फ्रांसिस नाम का बंदा। और जो बैरवेल था ना, बैरवेल, ये था गवर्नर जनरल का दोस्त। और यही दोस्ती दुश्मनी रेगुलेटिंग एक्ट की कमी एक तरह से बनेगी भारत के अंदर। कैसे, देखो पॉइंट से ही पॉइंट बना रहे हैं, और पॉइंट टू पॉइंट चलते चलते 47 में पहुंचेंगे। आपको महसूस नहीं होगा कि ये एक्ट अलग है और ये एक्ट अलग है, क्योंकि सारे एक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 1773 पढ़ लिया उसके बाद अगला छोड़ दिया और 1909 का पढ़ लिया, ये सारे एक से तरीके से जुड़े हुए हैं। बस आपको इनको लिंक बनाना आना चाहिए, आपको इनको याद करना आना चाहिए, जो दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, 4 जो व्यक्ति थे, उन 4 व्यक्तियों में फ्रांसिस तो था इस गवर्नर का घोर विरोधी दुश्मन, और बैरवेल था इसका दोस्त। अब होता क्या था, कोई भी भारत में काम करना पड़ेगा गवर्नर जनरल को, तो भाई परिषद से सलाह लेनी पड़ेगी। अगर परिषद में 3 लोगों ने कह दिया कि यह काम करो और 2 ने मना कर दिया, तो 3 की यस मानी जाएगी। 3 ने मना कर दिया तो मना ही माना जाएगा। अब होता क्या था, गवर्नर अपने आप को पावर भी समझता था। मान लो गवर्नर जनरल एक तरह से काम कोई करना चाहता है, लेकिन यस वाले में शामिल है गवर्नर जनरल, 2 बंदों में शामिल है, और 3 कह रहे हैं कि नहीं भाई ये काम नहीं करना। गवर्नर जनरल कह रहे हैं कि ये काम हम करेंगे, और 3 लोग कह रहे हैं 5 में से नहीं भाई नहीं करने देंगे। तो गवर्नर जनरल को कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार मैं गवर्नर जनरल हूं और मेरी बात नहीं मानी जा रही है, तो दिक्कत हो रही है। तो जो ये इधर एक तरह से क्लेश था ना, ये जो परिषद में जो क्लेश पैदा हुआ, ध्यान रहे, जो परिषद में क्लेश पैदा हुआ, ये हमारे देश में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों के अंदर शामिल आएगा। ये एक कमी थी, ये ध्यान रहे। अगर आपसे रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ वो पूछे तो मैं बता चुका हूं आपसे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेगुलेटिंग एक्ट की कोई एक कमी बताइए, कोई भी इंट्रोर आपसे पूछ ले कि एक कमी बताइए, तो आप एक कमी ये बता सकते हो कि जो गवर्नर जनरल परिषद थी उसमें कहीं ना कहीं क्लैश होता रहता था गवर्नर जनरल में वोटिंग के मामले में। तो एक चीज मैंने आपको ये बताई है, समझ जाओगे। तो इतना चीज याद करना, एक तो ये कमी याद रखना, क्योंकि इस कमी को दूर करने के लिए ही भारत में 1781 का एक्ट आएगा। अभी पढ़ाऊंगा 2 मिनट थोड़ी सी देर बाद, मतलब तो कमियां भी ध्यान रखना, क्योंकि ये जो इसकी कमियां है ना एक्ट की, वो अगला एक्ट बनाएगी हमारे एग्जाम के लिए या हमारे नॉलेज के लिए, उस समय उनके संवैधानिक विकास के लिए। तो एक तो कमी ये ध्यान रखना। तो ये तो चीजें समझ गए होगे, ये मैं यहां से एक तरह से खत्म कर रहा हूं। अब दूसरी चीज क्या है भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार बता देना, कमेंट कर देना, डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैं एक तरह से वेट भी कर दूंगा, क्योंकि मैं बार बार कंटिन्यू बोलता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, बोल रहा हूं। तो आप लोग समझना, कोई भी चीज डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, अभी और भी पॉइंट है।
ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हो। इतिहास को याद करने के चीजें आराम से समझो, आराम से चीजें सारी चीजें याद हो जाएगी। अब देखो, एक तो 1773 में ये हो गया, दूसरा 1773 के अंदर क्या हुआ था, जो कि आपने खूब शायद पढ़ा हो, सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। भारत में 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया था। ध्यान रहे, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया था। कलकत्ता में बता देना, कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो वो लिख देना, उसका डिटेल मैं आपको दे दूंगा। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया, कलकत्ता में। और जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था वो कब स्थापित हुआ था भाई साहब, 1774 में स्थापित हुआ था। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट किसके द्वारा स्थापित हुआ था, किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुआ था, तो 1773 एक्ट के तहत यह स्थापित हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इसको समझना, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट है वो, ठीक है, हाँ कलकत्ता में, बिल्कुल जय सिंह, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, कलकत्ता में, बिल्कुल जय सिंह, आपने शायद वहां पे भी पढ़ा होगा, शायद क्लास वहां पे भी ली होगी हमारी, जो भी है, ठीक है। तो देखो, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में बना था। और 1774 में एक्ट किसके तहत बना था, ये 1773 एक्ट के तहत 74 में कोर्ट बना। ध्यान रहे, दो डेट यूज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में कब बना, अगर टाइम पूछे तो 1774 आंसर देना, और किस एक्ट के तहत बना पूछे तो 1773 एक्ट के तहत। अब इसमें पता क्या था, जो ये कोर्ट बना था, जो ये एक तरह से एक्ट बना था, ये जो कोर्ट बना था, इसमें टोटल बंदे थे 4। इसमें कितने सदस्य थे टोटल, इसमें टोटल सदस्य थे भाई 4 सदस्य थे इसके अंदर। ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट में टोटल उस समय कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसमें टोटल सदस्य थे 4, जिनमें एक तो था मुख्य और बाकी थे 3 इसके अंदर अन्य। ये आप लोग समझना, ठीक है। जो ये सुप्रीम कोर्ट बना था, इस सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक तो कौन था, एक तो इसके अंदर था मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जैसे कि आज भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट में पढ़ते होंगे मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। तो एक तो था इसके अंदर मुख्य न्यायाधीश, और बाकी जो कैंडिडेट थे ना, जो 3 अन्य लोग थे वो अलग से थे। हमें इनके भी बारे में थोड़ा सा समझना है। और मुख्य कौन था, वो 4 मेंबर में मुख्य कौन था वो हमें एक तरह समझना है, मुख्य कौन था। तो जो मुख्य बंदा था ना, वो मैं आपको थोड़ा सा यहां पे दिखा देता हूं, आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बन रहा है, वो चीजें आप बड़ी आसानी से शायद समझ गए। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना था, सुप्रीम कोर्ट जैसे कि कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप लोग इसको एक तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, किस एक्ट के तहत और कब। कई लोग इसमें डेट में पजल हो जाती कि जी कब बना था और कौन सा कानून था। तो मैं आराम से आपको बता रहा हूं, इनको थोड़ा सा समझना। तो अब जो 4 मेंबर थे इसके अंदर, अब क्या करना है, अब जो 4 मेंबर थे, तो 4 में एक तो था भाई साहब मुख्य, और 3 इसके अंदर मैं क्या बता रहा हूं, 3 लोग थे इसके अंदर अन्य। अन्य कौन कौन थे, 3 अन्य। एक तो वो अन्य वाले याद कर लो आप लोग, ठीक है, और एक आप लोग याद कर लो, तो समझ गए होगे। ये इम्पेजी है, ये इम्पे था जो मैं अभी स्क्रीन पर था। तो मैंने क्या कहा, जो सुप्रीम कोर्ट 1773 एक्ट के तहत बना था 1774 में, कहां पे बना था सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता के अंदर बना था। और इसके अंदर कितने सदस्य थे, 4, जिनमें एक मुख्य 3 अन्य। तो जो मुख्य व्यक्ति था ना, अभी मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया था, तो मुख्य न्यायाधीश तो था सर एलिजा इम्पे नाम का व्यक्ति। सर एलिजा इम्पे नाम के व्यक्ति इसका मुख्य न्यायाधीश था। और जो 3 अन्य व्यक्ति थे वो थे 3 ये HCL, यानी कि रॉबर्ट चेम्बर। कानून का यहां पे अधिकारी है एलिजा इम्पे, और इस एलिजा इम्पे का कौन दोस्त है, गवर्नर दोस्त है, गवर्नर जनरल, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल जो भी है। और वो कौन है गवर्नर यहां पे, वो गवर्नर कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स यानी मुख्य न्यायाधीश का, न्यायपालिका का जो मुखिया है वो किसका दोस्त है, वो एक कार्यपालिका का दोस्त है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो कहीं ना कहीं तो ये वारेन हेस्टिंग्स कुछ ना कुछ तो फायदा इस अपने दोस्त से उठाएगा, क्योंकि कानून का एक पद इसका अच्छा खासा दोस्त है। और वो ही दोस्ती का फायदा इसको थोड़ा सा नुकसान भी देके जाएगा। और क्या नुकसान देके गया,
ठीक है, क्या नुकसान देके गया वो समझो। हाँ भाई, जैसे कि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर तीसरा कौन सा था, सुन लो एक बार नाम। पहला था अन्य में रॉबर्ट चैम्बर, दूसरा था जॉन हाइड और तीसरा था ली मैस्टर। मैं लिख देता हूं यहां पे, इधर देख लेना, ली मैस्टर, मास्टर याद कर लो ना समझ में आ रहा तो, ली मैस्टर, तो तीन ही है। ठीक है, तो रॉबर्ट चैम्बर, जॉन हाइड, ली मैस्टर, तीन अन्य, एक मुख्य, एलिजा इम्पे यहां पर मुख्य था। ठीक है, एलिजा इम्पे यहां पे मुख्य था। और इस एलिजा इम्पे का दोस्त कौन है? इस एलिजा इम्पे का दोस्त है वारेन हेस्टिंग्स, जो कि इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल है। तो वारेन हेस्टिंग्स पता क्या बदमाशी करता था? जो अवध के नवाब हुआ करते थे या जो और भी अन्य राजा हुआ करते थे, उससे ये गवर्नर यानी वारेन हेस्टिंग्स रिश्वत लेता था, गलत तरीके से कमाई करता था। और दोस्त कौन है इसका? मुख्य न्यायाधीश इसका दोस्त है, तो इसको टेंशन होती नहीं थी वारेन हेस्टिंग्स को। जैसे इस खबर का पता हमारे देश के एक व्यक्ति था नंद कुमार नाम का, समझना, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, आपको दिख रहा होगा, नंद कुमार नाम का। देखो कैसी चीजें लिंक बनती है। नंद कुमार ने इस बात का पता लग गया, नंद कुमार नाम के व्यक्ति ने, ठीक है, कि जो नंद कुमार व्यक्ति ये खबर फैला देता है कि वारेन हेस्टिंग्स भ्रष्टाचार कर रहा है, गलत तरीके से लोगों को लूट रहा है, ये हालात खराब कर रहा है किसानों की भी, वारेन हेस्टिंग्स की कंप्लेंट कर दी नंद कुमार ने। एक तरह से इसका पूरा का पूरा माहौल बना डाला, इसकी खबरों को उछाल दिया कि कैसे कैसे गलत काम करता है ये वारेन हेस्टिंग्स। तो जैसे वारेन हेस्टिंग्स ने पता लगा कि नंद कुमार मेरे एक तरह से इज्जत खराब कर रहा है, तो वारेन हेस्टिंग्स नंद कुमार की हत्या करवा देता है, नंद कुमार को मरवा देता है वारेन हेस्टिंग्स। और इसी हत्या के रूप में ये वही वारेन हेस्टिंग्स है जिसके ऊपर इंग्लैंड में महाभियोग भी चला था। और ये तो भाई साहब आपने पॉलिटी के अंदर भी पढ़ा होगा, महाभियोग किस गवर्नर पर चला था? बंगाल के गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में, तो वारेन हेस्टिंग्स पर। क्यों चला था वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग? क्योंकि इसने एक नंद कुमार नाम के व्यक्ति को, इस नंद कुमार नामक व्यक्ति की इसने न्यायिक हत्या करवा दी थी, और इसी हत्या के रूप में इसका इंग्लैंड में एक तरह से इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। तो इस वारेन हेस्टिंग्स ने फायदा उठाने की कोशिश की थी अपने दोस्त की, लेकिन इंग्लैंड में फिर भी इसके ऊपर ये चीजें चलाई गई। समझ जाओगे? तो बिल्कुल एक तरह से क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये चीजें मैंने आपको बताई है, तो आप लोग इनका जो भी है स्क्रीनशॉट साथ साथ शायद ले भी रहे होगे, अन्यथा वीडियो को दोबारा भी देख लेना। लाइव सेशन खत्म होने के बाद फिर से दोबारा पर्सनल अपने नोट्स बनाना, वीडियो को दोबारा देखकर आप लोग फिर से एक तरह से सारी चीजें कवर कर सकते हो, बड़ी आसानी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट मैंने बता दिया है। अब 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें कमियां क्या आने लगी? एक कमी तो मैंने बताई थी, ऐसे कई काफी कमियां है। तो इसकी कमियां क्या थी? 1773, सुनना एक बार, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट तो आया भारत में, लेकिन कुछ कमियां छोड़ गया अपनी। और इस कमियां की भरपाई करने के लिए हमारे देश में एक नेक्स्ट एक्ट आएगा, एक अगला कानून आएगा, और वो अगला कानून हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां तक समझ गया आप लोग? तो एक तो कमियां क्या बताई थी मैंने? एक तो वो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना, वो कमी मैंने आपको बताई थी। गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल तो था, लेकिन अगर उसका पास वोटिंग ज्यादा नहीं है तो वो गवर्नर जनरल एक तरह से कुछ नहीं कर पा सकता था। तो ये सारी चीजें थी। तो इस कमी को कैसे दूर किया जाएगा? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल, ये इसमें भी थोड़ी ना थोड़ी कमियां थी। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के अंदर भी क्लैश कहीं ना कहीं रहता था। जो ये अन्य तीन बंदे थे, ये तो दोस्त नहीं है गवर्नर जनरल के, भाई मुख्य न्यायाधीश तो दोस्त है ना, तो मुख्य न्यायाधीश तो इस अपने दोस्त का कहीं ना कहीं साथ दे देता था, लेकिन अन्य बंदे एक तरह से अपने अलग तरीके से चलते थे, जो इनको उचित लगता था कि ये कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब मैं सारी डिटेल अभी दूंगा इसका। तो कुल मिलाकर गवर्नर जनरल परिषद में क्लैश होने लगा, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर में क्लैश होने लगा, और इन क्लैश को, इस कमी को दूर करने के लिए हमारे देश में एक एक्ट आया था, 1781 का संशोधनात्मक एक्ट, यानी 1781 का एक्ट, सॉरी। तो जो एक्ट 1781 का आया था, अब वो क्या था, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो ये चीजें आप लोग क्लियर करना। अब हम नेक्स्ट अपने पड़ाव पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज थी। तो ऐसे हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे धीरे धीरे।
ठीक है भाई, तो समझते चलना। ठीक है, टॉपिक सारे मैं बार बार बता दिया है, मैं पूरी डिटेल से इनका पूरा डिटेल ही आपको दूंगा, ना कि एक तरह से यहां पर 2-3 घंटे एवं निकाल के तुम्हें सीधे सीधे क्वेश्चन ऊपर लाइन लाइन क्वेश्चन ऐसे बता के चलेंगे। हमारा ये काम होता नहीं, डिटेल आपको पूरी मिलेंगी, नॉलेज आपको पूरी मिलेंगी। हर एग्जाम आप लोग बैठ सकते हो, चाहे एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स या मान लो सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस वगैरह जो भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए आपको फायदा मिलेगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट, 1773 का एक्ट आया तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां आई। अब जो उसके अंदर कमी आई थी, अब कौन कौन सी कमी आई थी, तो उस कमी को दूर करने के लिए, उस कमियों को दूर करने के लिए भारत में एक कानून और आएगा।